वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर मेट्रोपॉलिटन में किया इंतखाबी जलसे से खिताब। कांग्रेस और डीएमके को बनाया तनकीद का निशाना। एनडीए इत्तेहाद ने दहाइयों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों अफराद को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। वज़ीर-ए-आज़म नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। ये के बाद दिग्र तशहीर में मसरूफ बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह ने मगरबी बंगाल में की अवामी जलसे से खिताब। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद दरअंदाजी होगी बंद। धर्मेंद्र ने ओडिशा में किया रोड शो। जम्मू कश्मीर के कठुआ खित्ते में योगी आदित्यनाथ ने अवामी जलसे से किया खिताब। कांग्रेस समेत दीगर हिज़्ब खिलाफ ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया, बलिया से साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। संदेश खाली मामले की जांच से मुताल्लिक कोलकाता हाई कोर्ट ने बढ़ाया जांच का दायरा। बेंच ने हिदायत दी कि अब से संदेश खाली के दीगर 2 इल्जामात की जांच भी करे सीबीआई। वहीं भूपति नगर मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने एनआईए अफसरों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वजीर आला के ओहदे से अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी के कारकुनों का दिल्ली में जबरदस्त मुजाहरा। पुलिस ने लोगों को मुंतशर करने के लिए वाटर कैन का किया इस्तेमाल। बीजेपी ने कहा अखलाकी बुनियाद पर न सही, अब तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल दें इस्तीफा। होम्योपैथी के आलमी दिन। नई दिल्ली में होम्योपैथी सेमिनार का इफ्तिताह करके सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दी मुबारकबाद। कहा कौमी आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी की दी जा रही है सहूलत। रिसर्च को फरोग देना जरूरी, सभी लोगों को होगा फायदा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन अकीदतमंद मां दुर्गा की दूसरी शक्ल मां ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं पूजा। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। और मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पहले दौर का मैच जीतकर तारीख रकम करने वाले भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज दूसरे दौर में डेनमार्क के होल्गा रोने के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। बीजेपी जनूबी हिंद के किले को फतह करने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर रही है। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल वहां का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मेट्रोपॉलिटन में दिन के अपने दूसरे इजलास से खिताब किया। उन्होंने सनातन धर्म की तौहीन करने पर डीएमके और कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े उनकी ज़ियारत के मकामात की मुखालिफत हो रही है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमिलनाडु की सकाफत से वाबस्ता मुक़द्दस सेंगूल नई पार्लियामेंट की इमारत में नस्ब है। डीएमके का इसका बाइकॉट करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने डीएमके पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया और उनसे हिंदुस्तान छोड़ने का मुतालबा किया। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे। बीजेपी जनूबी हिंद के किले को फतह करने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर रही है।
इस तनाजुर में वज़ीर आज़म मुसलसल वहाँ का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कच्चाथीऊ जजीरे का जिक्र किया, जिसे कांग्रेस हुकूमत पर श्रीलंका के हवाले करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में तमिलनाडु के हज़ारों माहीगीरों को इस जजीरे के करीब जाने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और DMK की झूठी हमदर्दी जाहिर करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि उन लोगों ने खुद ही श्रीलंका को कच्चाथीऊ जजीरा दिया और तमिलनाडु के लोगों को अंधेरे में रखा। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चाथीऊ आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। NDA सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। DMK कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमिलनाडु एक तरक्की याफ्ता भारत की क़यादत करने का वक्त है, लेकिन DMK तमिलनाडु को पुरानी सोच और पुरानी सियासत में फंसाकर रखना चाहती है। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन DMK तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी DMK एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। DMK की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। DMK से चुनाव लड़ने और DMK में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। मगरबी बंगाल के जनूबी दिनाजपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने TMC को हदफ तनकीद बनाया। शाह ने कहा कि 2020 में भूपति नगर में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला बम धमाके के मुलजिमान को बचाना चाहते हैं, जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जांच NIA को सौंप दी है। बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने NIA को दी और ममता दीदी NIA पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। वो एक शर्मनाक वाक़े पर भी सियासत कर रही हैं। बरसों तक आपकी नाक के नीचे खवातीन पर मजालिम होते रहे और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जुल्म करते रहे। जब ED मुलजिम को गिरफ्तार करने गई तो ED पर पथराव किया गया। बंगाल की खवातीन देख रही हैं कि आप संदेश खाली वाक़े के मुलजिमान के साथ हैं। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ED पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है
जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब श्रीनगर के लाल चौक में अमन व अमान का माहौल है। उज्जैन शहर में बीजेपी के दफ्तर में आज कांग्रेस के कई अरकान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। मरकजी वजीर और ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर के कुजीडा में एक मेगा रोड शो निकाला और एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। धर्मेंद्र प्रधान की रोड शो में लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का मंशूर जारी किया है। पार्टी का मंशूर जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इस विजन दस्तावेज को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार कहा है। इसमें आइन को बचाने का हक, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक, मीडिया की आज़ादी का हक, 24 घंटे बिजली का हक, गरीबों के लिए तालीम और सेहत का हक, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हक जैसे हुकूक की बात की है। के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ग्रुप ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। शरद पवार ने इस फहरिस्त में 2 नामों का ऐलान किया है। शशिकांत शिंदे को सितारा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और श्रीराम पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। शरद पवार ने कल महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फहरिस्त जारी की है। कल सीटों की तकसीम के हवाले से महाविकास अघाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये तस्वीर वाज़ेह की गई थी कि शिवसेना, यूपीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी। इससे पहले भी शरद पवार ने 2 फहरिस्तें जारी की थीं। दिल्ली हुकूमत के वजीर राजकुमार आनंद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो दिल्ली में समाजी बहबूद के वजीर थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी और वजारत के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। सन 2020 में राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के टिकट से दिल्ली के पटेल नगर से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मैं सियासत में उस वक्त आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सियासत बदलेगी तो मुल्क बदलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सियासत तो नहीं बदली, लेकिन सियासी रहनुमा बदल गए। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पार्टी में दलित अरकान असेंबली या काउंसलर का कोई एहतराम नहीं होता है, दलितों को अहम ओहदे नहीं दिए जाते हैं। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी से राहत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। केजरीवाल ने मामले की फौरी समाअत की दरखास्त की, वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत नहीं हुई। अदालत ने केजरीवाल को ईमेल भेजने को कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। वहीं इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। अदालत ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर कोई वज़ीर आला है तो उसे न कोई खुसूसी इस्तिस्ना दी जा सकती है और न ही उसकी सहूलत के मुताबिक तफ्तीश की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वो दरखास्त मुस्तरद कर दी जिसमें उन्होंने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मिलने का मुतालबा किया था। ज़ाब्ते के मुताबिक केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने वकील से मिल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ओहदे से हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार आम आदमी पार्टी के साबिक MLA संदीप कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत के तालीमी मॉडल को बेनकाब करके स्कूलों की हालत को लेकर दिल्ली हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो सिर्फ इस बात की तशहीर ना करे कि सब अच्छा है, बल्कि हकीकत में ज़मीन पर काम करें। दिल्ली हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तालीम सेक्रेटरी को सख्त सरजनिश की। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम से कहा कि ये आपका काम नहीं कि बैठकर अखबारात में इश्तिहारात दें और बताएं कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक क्लास में 144 बच्चे बैठे हैं, ये बहुत बुरी सूरत हाल है। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया था कि दारुल हुकूमत के कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बनाए गए तमाम बेंच टूटे हुए हैं और उनके बैठने का इंतज़ाम भी मुनासिब नहीं है। बाज़ मकामात पर टीन की इमारतों में स्कूल चल रहा है। बाज़ मकामात पर एक स्कूल में 6,000 बच्चे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने संदेश खाली में CBI की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। बेंच ने हिदायत दी कि अब से CBI संदेश खाली के दीगर 2 इल्ज़ामात ज़मीन पर कब्जा और अराजी के किरदार को तब्दील करने की भी तहकीकात करे। CBI को 2 मई तक इब्तदाई रिपोर्ट पेश करनी है। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त को हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी मुजाहिरा कर रही है। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने आज दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। केजरीवाल पर बदउनवानी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी मुसलसल उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि पहले तो अखलाकियात की बुनियाद पर केजरीवाल को वज़ीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए था और अब अदालत के मौक़िफ़ के बाद ओहदा छोड़ने की ठोस बुनियाद है। ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अब किसी कीमत पर माफ कभी नहीं कर सकती है। मेरा ये कहना है कि उनको जहां भी जाना है वो उनका अधिकार है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हमने 25 मिनट तक जो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियां सुनी हैं, उसके आधार पर हम दोबारा से उन्हें याद दिलाने के लिए आए कि भाई अब कोई तो आधार होता है ना, नैतिक आधार नहीं है तो अब तो ठोस आधार भी है इस्तीफा देने के लिए।
बीजेपी ने 10वीं फहरिस्त जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को टिकट दिया गया है, जो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मुकाबला करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर, पारसनाथ राय को गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि इलाहाबाद से रीता बहुगुना जोशी का टिकट दिया गया है। यहां से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बीजेपी ने फूलपुर से परवीन पटेल और चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर नई दिल्ली के द्वारका में याशो भूमि कन्वेंशनल सेंटर में 2 रोज़ा साइंसी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारे मुल्क में होम्योपैथी की सहूलियात काफ़ी हैं। कौमी आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। देश में होम्योपैथी की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या से लेकर अनुसंधान केंद्रों की संस्थान तक सभी आयामों में प्रभावशाली प्रगति हुई है। लगभग 1 दशक पहले शुरू की गई राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ होम्योपैथी की पहुंच और अधिक व्यापक हुई है। वर्ष 2023 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लाभार्थियों की संख्या लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई है। मुल्क भर में ईद कल यानी जुमेरात को मनाई जाएगी। रमज़ान के रोज़े की तकमील के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार अपने साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। घरों से बाज़ारों तक ईद की तैयारियां और रौनकें देखने को मिल रही हैं। लोग ईद के हवाले से नए कपड़े, सजावट का सामान और दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। ईद की तैयारियां कैसी हैं, आइए देखती हैं इस रिपोर्ट में। महीने भर के रोज़े रखने के बाद अब बारी है ईद की खुशियों की, जिसकी तैयारियां रमज़ान के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो जाती हैं। मैं इस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हूं और ईद की ख़रीदारी के लिए अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है और लोग ईद की ख़रीदारी के लिए यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। किस तरह की यहां पर ख़रीदारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ईद का दिन करीब आने के साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इन खुशियों को दोबाला करने के लिए सभी नए कपड़े खरीदते हैं, जिनमें कुर्ता पाजामा और टोपी सबसे खास रहता है। वहीं महिलाएं और लड़कियां भी त्यौहार के हिसाब से डिजाइनर सूट, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में जुट जाती हैं। ईद की खुशियों को जो दोबाला करती हैं वो हैं मिठाइयाँ, और मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ईद पर। आइए जानते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस बार, और भीड़ बहुत उमड़ कर आ रही है। पिछली बार से और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आया है काम के अंदर। कितने दिन पहले से आप मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं? 5-6 दिन पहले बननी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली ज़्यादा पुरानी इसलिए नहीं बनाते कि वो बासी हो जाती हैं। क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप? दिल्ली में या यूपी में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बेसन की या मैदे की या और पनीर की गुलाब जामुन मिलेगी। ये स्पेशल जलेबी है जो खालिश मावे से बनती है, और इसका कॉन्सेप्ट दिल्ली में कहीं नहीं है, एक हमारे पास है। बच्चों के लिए ईद का दिन बहुत खास होता है, जहां उन्हें ईदी का इंतजार तो रहता ही है और साथ ही नए कपड़े पहनने की खुशी भी अलग होती है। ईद की खुशियां अपनी जगह, लेकिन इसका पैगाम भी याद रहे कि अगर कोई इन खुशियों से आपको महरूम नजर आ रहा है तो उसके साथ भी ये खुशियां बांटें और फिर देखें कि ये खुशियां किस तरह से दोबाला हो जाती हैं।
कैमरामैन अनिल के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चित्रा नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ल मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह ख्याल किया जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की मेहरबानी से एक शख्स तर्क, तहम्मुल वगैरह हासिल करता है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। दिल्ली के झंडे वालान और छतरपुर मंदिरों में सुबह की आरती की गई। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल हमास तनाज़ों के फौरी खात्मे की कोशिशें चल रही हैं। दरअसल इसराइल और हमास को जंग बंदी की तजवीज़ का नया मसवदा पेश किया गया है, जिस पर दोनों फरीक इस वक्त गौर कर रहे हैं। नई तजवीज़ में 6 हफ्ते की जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। इस दौरान हमास 40 यरग़मालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल को 700 फ़लस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। एक तरफ मिस्र में क़याम अमन की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल कह रहा है कि हमास के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला 7वें नंबर की गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 5 मैच हो चुके हैं, जिनमें गुजरात टाइटंस 4-1 से आगे है। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। गुवाहाटी से ताल्लुक़ रखने वाले इस ऑलराउंडर ने अब तक 185 रन बनाए हैं, जिसमें 2 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। राजस्थान के पास ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्जर की शक्ल में अच्छे तेज गेंदबाज मौजूद हैं। दूसरी जानिब गुजरात टाइटंस अब तक 5 में से 2 मैच जीत चुका है और 3 हार चुके हैं। शुभमन गिल की टीम शिकस्त की हैट्रिक से बचना चाहेगी। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज मोंटे कार्लो मास्टर्स मुकाबले के दूसरे राउंड का मैच खेलेंगे। सुमित का दूसरे राउंड में डेनमार्क के होल्गा रोने से मुकाबला होगा। रोने ने आलमी रैंकिंग में 7वें नंबर पर हैं। नागल को शिकस्त देने के बाद उनसे ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी जो मेन ड्रॉ में दाखिल हुए हैं, वो किले कोर्ट टूर्नामेंट में अपने पहले राउंड में जीत के बाद अपने कैरियर में पहली बार 80 रैंकिंग तक पहुंचने के लिए पुरएतमाद हैं। इस वक्त वो दुनिया के 95 नंबर के खिलाड़ी हैं। और इसी पर 5:30 का खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।